हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मैं मुकेश सत्रावल आप सभी का कक्षा 10 की विज्ञान विषय की कार्यपत्रक संख्या 21 में स्वागत करता हूं, जो कि राजस्थान सरकार के अभी कोरोना काल में हुए लर्निंग गैप को कम करने के लिए ये कार्यपुस्तिका चलाई गई है। तो इसकी यहाँ पर हम वर्ष नंबर कार्यपत्रक नंबर 21, 22 और 23 तीनों हैं वो कार्यपत्रक हम एक ही वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, जो कि यूनिट नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय पार्ट से लिए गए हैं। तो यहाँ पर हम कंप्लीट सॉल्यूशन करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें ताकि आपको सभी चीज़ें हैं वो समझ में आए। आप वीडियो को स्किप कर करके ना देखें, उसको बढ़िया सुने ताकि आपको अच्छी तरीके से वो समझ में आए, चीज़ों को आप सीखें, है ना। यदि आप स्किप करोगे तो अपनी वर्कबुक को तो आप सॉल्व कर पाओगे, लेकिन उन चीज़ों को सीखने में हो सकता है आप थोड़ा पीछे रह जाएं। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन जैसे ही दिखता है उसको ऑल पर ऊपर प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन प्रॉपरली मिल सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए भाई, इसमें फर्स्ट क्या है, प्रश्न नंबर 1 है मानव मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नामांकित चित्र नामांकित कीजिए। तो ये चित्र पहले से बना रखा है, हमें क्या करना है, इसको नाम अंकित करना है। नामांकित करो मतलब नाम, हमें इसके जो नाम है वो अंकित करना है। तो ये है क्या, प्रमस्तिष्क, यहाँ प्रमस्तिष्क लिख देंगे। और ये बाहरी लेयर है दैट इज कॉल्ड स्कल, मतलब कपाल कह सकते हैं या खोपड़ी कह सकते हैं। और ये है मध्य मस्तिष्क, है ना। इधर नीचे हम देखते हैं तो दिस इज मेरुरज्जु, जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी का हिस्सा ही है ना। और यहाँ पर है अनुमस्तिष्क, ये अनुमस्तिष्क है। ये पॉस है, ये मेडुला ऑब्लंगेटा है। और यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रही है पीयूष ग्रंथि है, हाइपोथैलेमस आपको यहाँ अंदर दिखाई दे रहा है। ओके, तो इस प्रकार हमें इसका जो हमारा मस्तिष्क का चित्र है उसको नामांकित कर देंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, मेहंदी की झाड़ियों को अधिक घनी बनाने के लिए माली, है ना, उनकी शाखाओं के शीर्ष क्यों काट देता है। तो भाई हमने ये देखा है कि आप सभी जो गांव से बच्चे हैं वो सभी जानते हैं कि यदि जैसे नीम का पेड़ सभी के घरों में होता है ज़्यादातर, तो नीम के पेड़ को और घना करने के लिए करते हैं, आपके मम्मी पापा उसकी टहनियों को काट देते हैं तो वो और घने हो जाते हैं। कारण क्या उसका कारण ये है, सामान्यतः पादप एक निश्चित दिशा में वृद्धि करते हैं और इस निश्चित दिशा की वृद्धि को रोकने के लिए माली पौधे की शाखाओं को शीर्ष को काट देता है, जिससे पौधा झाड़ी नुमा बन जाता है। कहने का मतलब है कि ये जो पौधा होता है, इसकी जो शाखाएं होती है, तो उसका जो उसकी प्रवृत्ति क्या होती है कि वो एक निश्चित दिशा में ही वो बढ़ती जाती है। जैसे आपने सफेदा का पेड़ होगा देखा, तो वो एक निश्चित दिशा में ऊपर ही जाता है यदि उसको नहीं काटें तो। ऐसे ही अशोक का पेड़ आपने देखा होगा, तो अशोक का पेड़ है उसकी टहनियाँ चलती ही नहीं है यदि आप उसका शीर्ष ना काटो तो कहने का मतलब है एक निश्चित दिशा की वृद्धि को रोकने के लिए और उसमें अनेक शाखाएं चले, इसलिए माली उसके शीर्ष को काट देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है, एक पौधा लंबाई में तो सामान्य वृद्धि कर रहा है लेकिन उसकी पार्श्व शाखाएं विकसित नहीं हो पा रही है, ऐसा क्यों। भाई मतलब वो एक अभी जो हमने पहले क्वेश्चन पढ़ा था उसका जस्ट अपोजिट है, वो तो हम करने के लिए करते हैं और नॉर्मली हो रहा है कि मान लो कोई पेड़ है वो लंबा बढ़ता ही जा रहा है लेकिन उसकी शाखाएं नहीं बढ़ रही है, तो उसका कारण क्या है। तो ऐसा ऑक्सिन हार्मोन के कारण हो रहा है जो पौधे की पार्श्व मुकुलन वृद्धि को रोकता है। तो ये ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है, साइड की जो शाखाएं चलती है उनकी वृद्धि को रोकता है। तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण ये सब कुछ होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी स्तनी की अवटु ग्रंथि निकाल दें तो होगा क्या, उसका प्रभाव क्या होगा। ये नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो नेशनल लेवल पर पूरे ऑल इंडिया लेवल पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी का ही एक हिस्सा है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा, अवटु ग्रंथि निकाल देने पर शरीर में थकान, सुस्ती, मानसिक अवसाद, ठंड लगना, वजन बढ़ना, सूखी त्वचा और बाल झड़ना, कब्ज, है ना, तथा महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता जैसे लक्षण प्रकट होते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि हम बॉडी से हमारी अवटु ग्रंथि को निकाल दें तो हमारे शरीर में कई सारी अनियमितताएं तथा थकान, कमजोरी हो जाएगी। ओके, तो इस प्रकार हमारी वर्ष नंबर ये जो 21 है वो कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं हम कार्यपत्रक नंबर 22 की तरफ, जो कि नियंत्रण और समन्वय का ही एक हिस्सा है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। फर्स्ट में दे रखा है, मनुष्य में बोने के क्या कारण हो सकते हैं। भाई कोई आदमी बोना है तो उसका कारण क्या क्या हो सकता है। भाई सबसे पहला कारण तो यही होगा कि वृद्धि हार्मोन की कमी है गुरुजी, उसमें वृद्धि हार्मोन है ही नहीं, और जब वृद्धि हार्मोन ही नहीं है तो बढ़ेगा कहाँ से। दूसरी बात है कि गुरुजी यदि मान लो वो टर्नर सिंड्रोम है तो ये बात भी सही है। मान लो उसके पापा बिल्कुल ही ठिंगणे हैं, है ना, तो उस कंडीशन में वो ठिंगना ही पैदा होगा।
उसकी बोनापन ही पैदा होगा। जैसे पिग्मी लोग हैं, उनकी पूरी की पूरी ही समाज है वो कम हाइट वाले हैं, या फिर ये हो सकता है कि पौष्टिक तत्वों की कमी में हो जाए, इसके कारण उसकी जो है वृद्धि नहीं हो पाती। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के चित्र में नामांकित अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति बताइए। तो भाई यहाँ पर है वो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। इन अंतःस्रावी ग्रंथियों के आपको क्या करने हैं, नाम लिखने हैं, कौन सी कहाँ पर है। तो ये देखिए यहाँ पर है हाइपोथैलेमस, दिस इज द हाइपोथैलेमस, फिर है परावर्तु ग्रंथि, और फिर है थाइमस ग्रंथि, और ये है यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है अग्नाशय। इसके बाद में आपको ये दिखा रहा है पीनियल ग्रंथि, जो ये साइड में दिखा रहे हैं दैट इज कॉल्ड पीयूष ग्रंथि, दिस इज द मास्टर ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, है ना, तो मास्टर ग्रंथि इसको कहा जाता है। और ये है अवटु ग्रंथि, और ये है अधिवृक्क ग्रंथि जो किडनी के पास है ना, किडनी। आगे देखिए और ये है क्या, अंडाशय ग्रंथि, ठीक है ना। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों है। तो अग्नाशय ऐसी ग्रंथि है, अग्नाशय मतलब पैंक्रियाज जैसी ग्रंथि है जो अंतःस्रावी भी है और बहिःस्रावी भी है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह क्यों दी जाती है। भाई आपने टीवी में भी देखा होगा, टीवी में कई सारे ऐड आते हैं, आयोडीन नमक युक्त खाओ और ये खाओ और फलाना खाओ ढिमकाना खाओ ठीक है ना। तो उसका कारण क्या है, आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह इसलिए दी जाती है क्योंकि हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन के अपचयन को थायराइड ग्रंथि नियंत्रित करती है, जो थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रवण करती है। इसी कमी से घेंगा रोग होता है। भाई घेंगा रोग ना हो, आपका गला नहीं इतना बड़ा होके लटक जाए, इसी वजह से कहा जाता है कि भाई आप आयोडीन युक्त नमक खाइए, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम इस वीडियो के अंतिम कार्यपत्रक की तरफ। तो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे कार्यपत्रक नंबर 23, और आपने अभी तक हमारा कार्यपत्रक नंबर 21 और 22 देखा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। यदि आप अपनी कोई बात कहना चाहते हैं तो कमेंट करके आप कह सकते हैं। आपको अच्छा लगा तो थैंक्स भी कह सकते हैं, कुछ आपका सुझाव भी तो वो भी हमें दे सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह के कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों। भाई जो जिनको डायबिटीज हो जाती है तो उनको इंसुलिन का इंजेक्शन दिया जाता है, तो वो क्यों दिया जाता है। तो देखिए कुछ मधुमेह रोगियों में जब अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का स्रवण नहीं करता है तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। भाई जैसे ही इंसुलिन का लेवल बॉडी में यदि डाउन होता है तो क्या होता है कि जो ग्लूकोज का स्तर है वो बढ़ जाता है बॉडी में, ठीक है। इसलिए रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। बात आ गई समझ में। या इंजेक्शन में से थोड़ा दूसरा लिख दिया है, गलत लिख दिया, ये आएगा शेषलगम वाला, ठीक है ना। अब यहाँ पर है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो आप यहाँ चित्र बना दीजिए, आराम से ऐसे लिख दीजिए, दैट इज कॉल्ड केंद्रक। ये है कोशिका का है जिसको सेल बॉडी कह सकते हैं। ये द्रुमिकाएं हैं, मतलब छोटे छोटे जो अंकुर से निकले होते हैं, इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। ये तंत्रिकाक्ष है ना। और ये माइलिन शिरा है, और ये तंत्रिका का अंतिम सिरा है, और इधर से फिर आगे से अगली तंत्रिका चालू हो जाती है ना। तो इस प्रकार एक तंत्रिका, दो तंत्रिका, तीन तंत्रिका, ऐसे करोड़ों अरबों तंत्रिकाएं हमारे शरीर में, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा क्या लास्ट क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथि से संबंधित हार्मोन है उनका मिलान कर लीजिए। तो देखिए जो अग्नाशय हार्मोन है वो है इंसुलिन हार्मोन है वो स्रावित करता है। वृषण ग्रंथि है वो है टेस्टोस्टेरोन है वो स्रावित करता है। अंडाशय ग्रंथि है वो एस्ट्रोजन है वो उसका स्राव वो इसमें होता है। और थायराइड ग्रंथि उसमें थायरॉक्सिन। पीयूष ग्रंथि में आपको वृद्धि हार्मोन, और एड्रिनल ग्रंथि में एड्रिनलिन हार्मोन है उसका स्रवण होता है। ओके, तो इस प्रकार हमारी ये कार्यपत्रक नंबर 21, 22 और 23 है वो हमारा कंप्लीट होता है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, ठीक है। एक नई वीडियो में कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।